साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति कहें या उत्तर प्रदेश की राजनीति कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मामला होता है या कोई बयान होता है तो उसकी गर्माहट पूरे देश में रहती है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये वो राज्य हैं कि यहाँ पर छोटी से छोटी सियासी हलचल भी देश की बड़ी खबर बन जाती है। और हो भी क्यों ना कहीं लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है और आबादी के हिसाब से देश के बड़े राज्यों में एक भी है। खैर, आज अगर हम बात करें तो तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, पर हमारे देश में सबसे जो चर्चा हो रही है वो हो रही है धार्मिक बयानबाजी की। कारण केवल इसलिए क्योंकि अब जनता के जो मुद्दे हैं वो अब नेताओं को समझ में नहीं आते। जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अब नेताओं के विचारों में शामिल नहीं है या उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। जनता के मुद्दे अब वो भूल चुके हैं। अब यहाँ पर मुद्दा केवल एक नजर आता है, वो है धार्मिक मुद्दा। पहले ज्ञानवापी, उसके बाद श्री कृष्ण भूमि और ईदगाह, और अब फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है रामचरितमानस का। बिहार से शुरू हुआ मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में इस समय हलचल में आया हुआ है। और इस हलचल को आगे बढ़ते हुए जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए एक सोचने वाली बात है। वो देश जहां पर धर्म भक्ति भाव श्रद्धा के लिए बना है और अब धर्म केवल राजनीति का केंद्र बन के रह गया है। रामचरितमानस पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जो हलचल मची हुई है वो बढ़ती चली जा रही है। और कल इतनी बड़ी सरगर्मियां रही कि रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई गई, हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है और हिंदू संगठनों ने यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका लगाने की मांग तक कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने भी कल अपने आप को शूद्र कहते हुए कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा विधानसभा में वो शूद्र है कि नहीं है। तो आज सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जो लगातार सरगर्मी बना हुआ है, उस पर लिखा गया था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? फिलहाल कुछ बयान सुनते हैं क्योंकि चर्चा महत्वपूर्ण है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि देखिए हम सब लोगों ने बोल दिया है ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको तूल दे रहे। और ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे। कि वर्तमान में आबादी क्या है। सरकार क्योंकि जाति आधारित जनगणना पिछड़ों की नहीं कराती है, इसलिए सरकार के पास इसका आंकड़ा भी नहीं है। आंकड़े के अभाव में कभी कभी माननीय न्यायालय से भी इनको समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए क्योंकि आंकड़ा माननीय न्यायालय भी मांगती है, भाजपा भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की बात करती है, कांग्रेस भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की बात करती है। तो अगर आज भाजपा की सरकार है तो इनको जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद लगातार उल जलूल बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रायोजित तरीके से जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है। मैं लगातार छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की बुनियादी सवालों को लेकर के उनके बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करते रहा हूं। नौजवानों को 65% की आबादी के नौजवानों को जातिगत और धार्मिक उन्माद से बाहर निकाल करके उनको एक मंच पर लाने की कोशिश लगातार कर रहा हूं। लेकिन काफी दिनों से मैं देख रहा हूं देश का नौजवान पुनः भ्रमित होने की तरफ बढ़ रहा है। मैं नौजवानों से अपील करने, उनको संदेश देने के लिए, जागरूक करने के लिए आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहा हूं और सरकार से मांग कर रहा हूं कि समय रहते स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। तो क्या कहा जाए, बयान गलत है, समय गलत है या इस मुद्दे पर राजनीति गलत है? अब इस चर्चा में यही देखा जाएगा कि ये आखिर गलत क्या है।
हम अक्सर मेहमान चुनी का रूबरू करा दूँ। भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु ऋषि अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों में नाबिर सिकोई भाई अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ भाई आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे और गजेंद्र त्रिपाठी राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रहेगा प्रवक्ता सपा से। रविंद्र भाई, बयान जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है या इस तरह की टिप्पणी जरूरी है? जरूरी क्या है? अगर जातिगत जनगणना की बात करनी थी तो सीधे कर लेते, रामचरितमानस को उठाने की जरूरत क्या थी? और रामचरितमानस को उठाए थे, मुद्दे को उठाए थे, चौपाइयों को उठाए थे, तो फिर जातिगत जनगणना पर क्यों आ गए? और गर्व से कहो हम सूत्र हैं, इस तरह के पोस्टर से क्या कुछ हासिल होगा? जनता के मुद्दे भूल चुके हैं और फिलहाल क्या राजनीति का केंद्र यही मुद्दे बने रहेंगे? क्या कहते हैं? देखिए, जितना प्रश्न आपने पूछा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जी वह सारे आवश्यक है। अच्छा, अगर हम राजनीतिक देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं जी तो हम संविधान का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक, देश धर्म से नहीं चलता है। जी देश में बहुत सारे वैदिक धर्म भी हैं, बहुत सारे अब्राहिमिक धर्म भी हैं, उनसे नहीं चलता है। जी देश संविधान से चलता है, संविधान ने कहीं इसकी मनाही नहीं की हुई। ठीक, दूसरा प्रश्न कहा कि हम शूद्र हैं। मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, जी लेकिन मैं कहता हूं मैं भी शूद्र हूं। अच्छा, इसका संदर्भ अगर आपको लेना है जी तो आपको वैदिक काल में जाना पड़ेगा। अच्छा, वैदिक काल में 4 वर्ण थे, एक वर्ण शूद्र का था। बिल्कुल, उसको डिफाइन करता है जी यजुर्वेद, डिफाइन करता है तप से शूद्रम। जो कठिन तप करे, मतलब अर्थात कठिन साधना करे, वो शूद्र है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो हम लोग कठिन तप साधना कर रहे हैं तो शूद्र है। ये हमारा यजुर्वेद कहता है। ठीक है, अगर वर्ण व्यवस्था में जाते हैं तो ये कहा गया है कि जो तीनों वर्णों की सेवा करे वह शूद्र है। ठीक, तो जो 4 वर्ण बने थे, ब्राह्मण मतलब आज का टीचर, जी क्षत्रिय आज के फोर्सेस, पुलिस से लेके आर्मी तक, जी वैश्य आज का बिजनेसमैन, जी तो इनकी जो सेवा करे, जी मतलब आमतौर पे आज के संदर्भ में कहा जाए एम्प्लॉयमेंट में रहे, तो उस हिसाब से भी हम शूद्र हैं। ठीक, क्योंकि मैं नौकरी कर चुका हूं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, तो आप भी शूद्र हैं। अब तो कौन सी बात मान ले? यजुर्वेद वाली बात मान ले कि दूसरी बात मान है? आपने दोनों बातें कही, बात कौन सी स्वीकार की जाए? यजुर्वेद वाली बात स्वीकार की जाए कि वर्ण वाली बात स्वीकार की जाए? आप बताइए। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि आप वर्ण को वेद से अलग कर ही नहीं सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। तो नहीं तो दोनों एक ही चीज है। जो तप करने वाला है, संघर्ष करने वाला है, वर्ण को डिफाइन करते समय कहा गया है जी कि तप से शूद्रम, जो कठिन साधना करे वह शूद्र है। तो अच्छी बात है ना, फिर इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? फिर सब मौर्य क्यों कह रहे हैं शूद्रों का अपमान हो रहा है? आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए इसको। हाँ, कि जो लोग आपस में मतभेद पैदा करते हैं, छंदोपनिषद एक हम लोगों का है, उसमें 3 ऋषि हुए, 3 महर्षि हुए जी। जाम्बाल ऋषि जी, जिनके कुल का पता नहीं था। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे। ठीक, महर्षि मातंग जो चांडाल कुल के थे। अच्छा, सभी ब्राह्मण हो गए। अच्छा, ब्राह्मण हो गए मतलब आज के संदर्भ में टीचर हो गए। ठीक, तो किसी प्रकार का भेद नहीं था। अब बाबा साहब ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है हु वर शूद्रास। अच्छा, बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है। अच्छा, अच्छा, उस पुस्तक में उन्होंने 2 प्रश्न उठाए थे कि हु वर शूद्रास और हाउ दे केम टू, सेकंड क्वेश्चन है हाउ दे केम टू द 4th वर्ण ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी। उसका उत्तर भी उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, रविंद्र भाई, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, विस्तृत व्याख्या पर नहीं जाएंगे, कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है चुनाव के पहले क्यों आ गया? अगले साल चुनाव है, तैयारियां चल रही हैं, तो अभी यही इन्होंने दलित वर्ग की, महिलाओं की, इनको याद आ गई अचानक से। अब तक शांत बैठे हुए थे, बीजेपी में थे, सरकार में रहे तब भी शांत बैठे हुए थे, अब अचानक से इनको याद कैसे आ गई इस वर्ग की?
चौपाइयां देखिए अचानक यार कैसे आ देखिए गई? देखिए देखिए राजनीति में आपने मुझे रोक लिया। एक और प्रश्न था जल्दी बोलिए जी। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे एफआईआर क्यों ना लागू किया जाए। जी तो एफआईआर लागू करना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान 3-4 दिन पहले आया। जी उससे पहले नरेश अग्रवाल जी जी माता सीता प्रभु श्री राम और महावीर जी के खिलाफ कह चुके हैं। जी जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी वो भी कह चुके हैं। अच्छा और अभी एक कैबिनेट मंत्री है वो भगवान श्री राम पे को अवैध संतान बता चुका है। तो पहले उनके ऊपर एफआईआर करा लीजिए। आप मांग कर लीजिए। मांग तो मैं तो आपके माध्यम से मैं ये अच्छा। तीसरी बार मांग कर रहा हूँ आपके टीवी के मांग से। अच्छा मांग कर रहे हैं कि उन पे एफआईआर हो जाए। हाँ मैं कह चुका हूँ उसको। तो पहले उन्हीं के ऊपर करा लीजिए। ठीक है आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे करा दिया है। पुलिस अपना काम करेगी कोर्ट अपना काम करेगा इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। जी कोर्ट आप अब इन्वेस्टिगेशन को काम करने दीजिए कोर्ट को काम करने दीजिए। ठीक है पर आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मेरी बात का अब जवाब आपने एक प्रश्न पूछा जी 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 कि इसी समय क्यों कहा उन्होंने। जी तो राजनीति में मुद्दे आते जाते रहते हैं। जी भारतीय जनता पार्टी जी जब 2 सीट पाई तब वह संविधान के विरोध में भारतीय संविधान के अरे वो विरोध पुरानी बात में। में कहाँ चले हैं हम। तो अभी बताइए आप अभी जब बीजेपी में थे तब उन्होंने मांग उठाई। अब चुनाव आ गए 4 साल से 5 साल सरकार से तब उन्होंने मांग नहीं उठाई। पर अब क्यों उठाने लगे मांग? मैं कह रहा हूं कि राजनीति में मुद्दे आते जाते रहते हैं। समय अनुसार मुद्दे आते जाते उठते रहे हैं और मुद्दे भविष्य में भी उठते रहेंगे। अच्छा ठीक। जैसे अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आ के गए मुद्दे मुख्यमंत्री उठते ने रहेंगे। चुनाव आ गए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जी कह दिया कि इस देश का धर्म जो है जी सनातन धर्म है। अच्छा ठीक जबकि अगर ये कहते हैं तो संविधान का उल्लेख होता है अच्छा कि कोई भी जवाब राष्ट्रीय लेते जवाब लेते प्रतीक समय कम है। कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने के लिए जी संसद की मंजूरी जरूरी है और राष्ट्रपति जी की मंजूरी जरूरी है। ठीक। तो उन्होंने भी कह दिया वो भी गलत है संविधान के रूप से। तो क्या एफआईआर होगी उनके ऊपर? अरे मैं क्या कह रहा हूँ ये हिंदू संगठन मांग कर रहा है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ एफआईआर कराने की। मैं तो इतना कह रहा हूँ ये मुद्दे इस समय जरूरी है कि नहीं है। नहीं कोई जरूरी नहीं है। ये एफआईआर हो चुकी है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है जसवंतु भाई कह रहे हैं दिक्कत क्या है अगर कोई बात उठा रहे हैं और तमाम तरह की बातें उन्होंने रविंद्र भाई ने कही और समस्या क्या है अगर वो कोई चीज़ उठा रहे हैं दिक्कत आपको क्या समस्या है और सत्ता पक्ष कोई चीज़ समझती है और जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है तो बीजेपी क्यों पीछे हो रही है भाई? जसवंतु भाई। गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे अवसर दिया जी और सभी माननीयों को संध्या नमस्कार जी। देखिए बात शुरू हो रही है रामचरितमानस की जी तो रामचरितमानस विश्व काव्य की एक अमूल्य निधि है जी। और जैसा कि गौरव भाई हम सभी जानते हैं जी कि जीवन के सभी पहलुओं को समेटते हुए एक यह जीवन वृत्तांत है। और अगर अभी हमारे समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे तो मैं उनको अब तार्किक बात कहूँ। देखिए वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं जी तो हमारे देश में जी सनातन से आज तक वर्ण व्यवस्था के 3 मॉडल थे। शायद उनको मालूम ही नहीं है वर्ण व्यवस्था क्या होती है। जी कर्मों के आधार पर जाति में बताता हूँ। जी। पहली वर्ण व्यवस्था थी मार्क्सवादी। आप भी समझ रहे होंगे गौरव जी बिल्कुल। अध्यापन आप करते हैं जिसके अनुसार समाज का आधारशिला थी। जी। दूसरी एक कल्पना इनकी थी समाजवाद की कल्पना। अच्छा। जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने की कल्पना। ठीक। वो तो एक कोरी कल्पना हुई। ठीक। तीसरी एक व्यवस्था आपने देखी होगी लगभग 300 वर्षों तक हम रहे गौरव भाई जी। इस्लामिक मॉडल बोलते हैं गैर इस्लामिक मॉडल। अच्छा। तो आज इनका समाजवाद और जो इस्लामिक मॉडल था वो सांप्रदायिक था। अच्छा। तो आज इनका समाजवाद समाज के हित में न सोच के समाज जो है वो सांप्रदायिक रूप ले चुका है इनका साम्राज्य। अच्छा। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा सब नर करहीं परस्पर प्रीति। अच्छा। सब नर चाहे छोटा हो बड़ा हो मनुष्य हो वानर हो पशु पक्षी हो सब प्रेम से रहते हैं समाज में। अरे आपने भी गौरव भाई देखा है हम लोग घर में पशु पक्षी पालते हैं तो पशु पक्षी भी हमारे इशारे की भाषा समझते हैं। अच्छा। लेकिन आप ये समाजवादी पार्टी के ये जो
रामचरितमानस के निंदक है ना, ये तुच्छ छद्म प्रचार अच्छा। और संकीर्ण मानसिकता को लेकर ये जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, इससे उनकी मानसिक विक्षिप्तता का ही परिचय होता है। अच्छा। और वही चीज हमने कहा है ना, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी का करी लड़ाई। आप न धर्म को मानते हो, न जाति वर्ण व्यवस्था को मानते हो, और आप बार बार कहते हो संविधान ब्याज संविधान में, संविधान की अनुच्छेद की धाराओं में भी समता मूलक समाज की परिकल्पना की गई है। देखिए, ना आप त्रेता को मानते हो, ना आप द्वापर के नीति को मानते हो, ना आप मार्क्सवाद के मॉडल पर, आप केवल धार्मिक उन्माद फैलाते हो। अच्छा। और आज चूंकि चुनाव आ रहा है, अब आपके पास कोई मुद्दे बचे नहीं समाजवादी पार्टी के पास। हाँ। केवल इनको जहर घोलने समाज में। देखिए, भारतीय जनमानस, गौरव भाई आप भी जानते हैं, अच्छा, ये हमारी जननी जन्मभूमि, सबको देख रहा हूं भाई, कौन कितना जहर घोलता, सबको देख रहा हूं, छिपा थोड़ी ना मेरे सामने कुछ। पूरे विश्व में इतने देश हैं, कंटिनेंट जी, लेकिन राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, सबका जन्म भारत भूमि में। तो अपनी कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि से, हमारी भूमि ही इतनी पवित्र है जहाँ देवताओं ने निवास किया। अच्छा। तो अगर उस चीज की मानसिकता को ये लोग नहीं मानते, तो वही मैंने बोला ना, 3 मॉडल है। अच्छा। और इनका समाजवाद का मॉडल काल्पनिक होके इस्लामिक मॉडल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस्लामिक मॉडल में हो हाँ, गया। इनको वही भाषा आती है। अच्छा। ये केवल एक विशेष वर्ग की बात करते हैं। इमरान अरे नबी भाई, आप हंस दिया आपकी बात पर बताइए, भाई। जब राम ने, भगवान ने जी त्याग किया, आप तप की बात करते हैं, अभी हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ। अरे किस वेद में समाज को एक, मनुस्मृति में भी हाँ। हम सभी समाज के एक माने गए हैं। हाँ। और कोई भी समाज आप बताइए, कोई भी समाज तोड़ने का बात करता है? गौरव भाई, इस बात से आप भी कहते होंगे, सभी समाज, चाहे हिंदू जाति हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, जोड़ने का काम करता है। लेकिन इनका समाजवाद ही इस्लामिक मॉडल को मिक्स करके केवल साम्राज्य नई बात समझ में आई भाई। और राम भाई, नई बात समझ में आई समाजवादी पार्टी के बारे में। इसीलिए कहते हैं भय बिन होत न प्रीत। अच्छा। बिना दंड के। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मीडिया से अनुरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है। और यह भी बता दूं, एक चीज और कह देता हूं, जी, सठे साट्यम चमार से, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट कौन है? और आप समझ रहे होंगे दुष्ट कौन है? दुष्ट वही है जो धार्मिक उन्माद पर आएगा। अच्छा। इनके समाजवाद की परिभाषा ही आज तक नहीं डिफाइन हो पाई। अच्छा, रवीन भाई कुछ बोल रहे हैं। इनके समाजवाद की परिभाषा ही नहीं समझ, सांप्रदायिक उन्माद बना के अमर भाई टिप्पणी करके। अरे जब वहां राम ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, पूरी रामचरितमानस आप जब बताइए, जनता के बीच लोकप्रिय है और कालखंड से ही वहां त्याग, तपस्या, प्रेम, आपने देखा राम की खड़ाऊ रख के, आपकी बात लूंगा रवीन भाई, भाइयों ने शासन गौरव भाई जी बोलिए। राम बन को गए, श्री राम बन गए। भगवान श्री राम का नाम, केवल आप जो है राम के रूप में ना एक ले। चौपाई पे टिप्पणी रवीन भाई कुछ बोले हैं, रवीन भाई कुछ बोले हैं, और ये प्रताप सिंह बोल रहा है भाई, देशबंधु भाई सुन लीजिए, बाकी मेहमान भी हो गया, बाकी मेहमान भी, आप नहीं बोलेंगे, केवल आप नहीं बोले, बाकी मेहमान भी भाई, और बाकी दीक्षित जी हो गया, दीक्षित जी हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रवीन भाई जल्दी बोले, क्या बोले जरा रवीन भाई, जल्दी बोले। इन्होंने हमारे जितने भी आराध्य हैं, हाँ, उनका किसी का भी नाम सम्मान से नहीं लिया है। अच्छा। प्रभु श्री राम का नाम राम करके लिया है। अच्छा। मैंने आपसे बोला ना, प्रभु श्री शंकर का नाम शंकर के रूप में लिया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या सुनते हैं, चरित्र सीखे राम कि वैदिक धर्म का चरित्र क्या है। जब उन्होंने ये अपने भगवान नहीं बताते हैं। भगवान शिव क्यों नहीं बोला भाई? आप कोई भी शब्द, अरे दूसरा आप क्या बात विषय करेंगे, इन्होंने जो कहा, आप बात कर लीजिए, उन्माद टिप्पणी कर लीजिए, फैलाते हैं। चले हो गया, बात कर लीजिए, चले हो गया, लेकिन आप फैलाते हैं। आजकल बात होगी, दोबारा आएंगे, दोबारा आपकी बात लूंगा, दोबारा बात लूंगा। जो टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहा है, जो भगवान राम को अवैध संतान कर रहा है, वो क्या कर रहा है? तो आप वो इनकी पार्टी से हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। रवीन भाई अभी आपको बात लूंगा आपकी, हमारे साथ प्रवक्ता आप इमरान भाई, अभी आप देशबंधु भाई की बात में मुस्कुरा रहे थे, ऐसा क्या कह दिया भाई उन्होंने? देखिए, अभी गौरव भाई तमाम तरह के मॉडल्स की बात हो रही थी जी, और मुझे आपने देखा होगा कि जम्हाई भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी, अच्छा नींद भी आ रही है, और तरस भी आ रही थी। तरस भी आ रहा, तीनों चीजें आ रही तरस उन लोगों पर आ रही थी कि जो लोग लाइन लगाकर वोट डालने जाते हैं, तरस उन लोगों पर आ रही थी जो लोग सरकार की तरफ, राजनीतिक पार्टियों की तरफ, विपक्ष की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं
कि हम अपना वोट देते हैं देश का भविष्य संवारने के लिए, प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए, जनता जनार्दन के हक में काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसी डिबेट से, ऐसी बहस से उन सबको निराशा होगी। अभी दोनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने मॉडल की बात की और तमाम तरह के पुराने नए मॉडल की बात की। आम आदमी पार्टी इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी ये सब मॉडल नहीं समझ पाती है, धर्म का मॉडल, ये जात का मॉडल। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक दिल्ली का मॉडल बनाया। देखिए, खामोश रखिए इनको कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है, इमरान भाई इनको शायद जीभ की कोई गंभीर बीमारी है। इमरान भाई बता दिया करिए। दीक्षित जी बोल रहे हैं सत्येंद्र जैन मॉडल बता दीजिए। सत्येंद्र जैन मॉडल भी बता दिया करिए, वो भी एक मॉडल है। कभी सत्येंद्र मैं बता रहा हूँ कि ये जो दुनिया भर के मॉडल की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, आपको यही तो बात, मॉडल आपको मालूम है नहीं। देखिए, जमाई उसी को आती है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। जमाई तो ले रही है आपकी सरकार, इनको दिल्ली लाई नहीं, इसीलिए तरस आ रहा है, इसीलिए जमाई आ रही है। सत्येंद्र मॉडल भी बता दिया करिए, व्याख्या कर दीजिए। अरे आप चैनल पे आए हैं, थोड़ा सत्येंद्र मॉडल को भी व्याख्यादित कर दीजिए। जी, हमारे मॉडल को नहीं समझ पाए, सत्येंद्र मॉडल भी। और मेहमान भी है। देखिए गौरव भाई, कम से कम इनको सिखाइए कि कैसे डिबेट होती है। बोलिए। ये बेचारे शायद मानसिक रूप से भी बीमार हैं और नहीं, आप जमाई ले रहे हैं तो आप तो निद्रासन में पहले निद्रासन पूरा कर लीजिए। हम हर तरह का सहयोग करेंगे। बढ़िया इलाज पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी का इलाज हम कर रहे हैं, इनकी भी समस्या का इलाज कर देंगे। आए बहरहाल, मैं बात कर रहा था जिस तरह के मॉडल की बात ये लोग कर रहे थे, इस मॉडल से देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला होगा दिल्ली के मॉडल से। दिल्ली का वो मॉडल जो स्कूलों पर बात कर रहा है, स्कूलों पर काम कर रहा है। दिल्ली का वो मॉडल जो अस्पतालों पर बात कर रहा है, अस्पतालों पर काम कर रहा है। जो ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बनाता है कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होती है, पूरे देश के अंदर होती है। आवाज मेरी मिल रही है क्या? बिल्कुल आ रही, बोलिए। बिल्कुल आ रहा, आपकी आवाज आ रही, बोलिए इमरान जी, आवाज आ रही है आपकी। गौरव जी, क्या मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बोलिए इमरान भाई, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। साहब इमरान को मेरी आवाज नहीं आ रही, उनको दोबारा कनेक्ट किया जाए। मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल मिल रही है, मिल रही है। बोलिए इमरान भाई, आपकी आवाज मेरे को मिल रही है। बोलिए इमरान भाई को दोबारा कनेक्ट किया जाए, शायद उनको कुछ संशय लग रहा है। ठीक है, हमारे साथ नाबिर सुको पत्रकार के रूप में बैठे हैं। नाबिर भाई, बेहतर मूल्यांकन आपसे बेहतर कौन करेगा भाई? क्या जरूरत है इस तरह के मुद्दों की, और क्या जरूरत है जातिगत जनगणना की? अगर ये मुद्दे उठा रहे हैं तो जातिगत जनगणना का मुद्दा ना उठाएं, और अगर जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो इस तरह के मुद्दे जरूरत नहीं है। आप सीधे मुद्दे पर आइए। पर गर्भ से कहो हम सूत्र हैं, ऐसी विचारधारा चुनावी व्यवस्था है, या वास्तव में अब कुछ अलग करने की एक पथकथा की तरफ समाजवादी पार्टी जा रही है? देखिए, जातिगत तो आपने सवाल दो तीन सब अलग मिला दिए हैं आपने। मेरे ख्याल में समाजवादी पार्टी और का जो एक मांग रही है जी, जातिवार जनगणना की लिए वो लगातार विधानसभा चुनाव से पहले मांग करते रहे हैं, और ये उनके एजेंडे में शामिल है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, उनके जो सहयोगी दल थे, वो भी इस मांग करते रहे, वो चीज अलग है। ये जो विवाद उठा है, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये विवाद, इस बात में कोई शक नहीं है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाला है, और ये बिल एक पॉलिटिकल मुद्दा आया जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है विपक्षी दल कि धर्म की राजनीति करती है, धार्मिक बंटवारा करती है, ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे उठाती है। उससे मुकाबला करने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस बात का समर्थन, या कोई भी प्रदेश का नागरिक इस बात का समर्थन नहीं करता कि उसके काउंटर में जो क्षेत्रीय दल है वो जाति की राजनीति करते हैं। और उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि कम से कम 3 दशक हो गए हैं, 30-35 साल हो गए हैं, या कभी धार्मिक कट्टरता जीतती है या कभी जातिवाद जीतता है। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में आने के लिए, उससे लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी जाति का एक मुद्दा उठाने के लिए ये शगुफा छेड़ रही है। एक बात को समझना पड़ेगा। देखिए, अब हम पहले तो उस बातों को अलग करेंगे कि जनगणना का मामला अलग है, जातिवाद जनगणना एक अलग विषय है। उसमें ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये जनगणना
में शामिल होना चाहिए, जिसमें जाति वाइज ये पता चले कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कौन किस जाति का है, किस वर्ग। जैसे कि ये इस तरह का सर्वे जब होता है, जब गणना होती है कि इतने वर्ग, इस आयु वर्ग के इतने लोग हैं, महिलाएं इतनी हैं, पुरुष इतने हैं, ग्रेजुएट इतने हैं, नॉन ग्रेजुएट इतने हैं, ये उसी तरह जाति का अलग अलग हो, ये उनकी मांग है। और उनका ये कहना है कि जब हमें पिछड़ों और दलितों के बारे में हमें जानकारी होगी तो उसकी हिस्सेदारी की बात करेंगे और उनके उत्थान की बात करेंगे और ये मालूम करेंगे कि किस किस जाति के लोग जो है कितने पिछड़े में, हम उस हिसाब से उनका ये मालूम। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ये अलग विषय। लेकिन ये जो बवंडर मचा हुआ है ये बिल्कुल अलग है। और मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, ये कोई नया मामला कतई नहीं है। रामचरितमानस का सम्मान पूरा देश, पूरी दुनिया करता है जी। रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने की किसी की हैसियत नहीं है जी। भगवान श्री रामचंद्र जी का सम्मान सब करते हैं जी। यहाँ तक कि नॉन हिंदूस भी करते हैं जी। हिंदूस की अलग अलग जातियां हैं, कोई ऐसी जाति नहीं है जी जो भगवान श्री राम का सम्मान ना करे या उनके ऊपर कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करे। ये बात स्वीकार करना पड़ेगी। और आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है और हर आदमी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है और हिंदुओं का हर वर्ग उनको भगवान मानता है और बड़ी भावनात्मक रूप से उस चरित्र को लेता है। लेकिन ये बात इस बात से बिल्कुल अलग बात कि रामचरितमानस के अलग अलग सेट्स हैं, अलग अलग उसके कंटेंट है। एक वृत्तांत है श्री रामचंद्र जी का जी, उसमें ये जिसकी बात कर रहे हैं उसमें आज की बात कतई नहीं है। अच्छा। सैकड़ों साल पहले से एक चौपाई के चंद शब्दों के ऊपर लोगों की थोड़ी सी आपत्ति है और वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जाति के ऊपर कुछ छोटा दिखाया गया है। उनकी जाति को, महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, जिनको शूद्र कहा जाता है, कि उनकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है कि हमारे मन को ठेस पहुंचती है कि आज का सवाल नहीं है। ये सैकड़ों साल से ये वो वर्ग हिंदू समाज में, सनातनियों में आधी से ज्यादा आबादी जो है वो पिछड़ों की है, दलितों की है, अति पिछड़ों की है। उनका कहना है कि हमें इस चौपाई में दो चार शब्द हमें खटकते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपमान करते हैं। इस तरह के सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ना आज का परिवेश कर रहा है, सैकड़ों साल से ये सवाल उठते रहे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का, जिसका बहुत बड़ा जनाधार है, जनता में बड़ा विश्वास है, इस बात में कोई शक नहीं है, और भाजपा को वोट देने वाले अधिकांश दलित, पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग है जो कभी बसपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ था, वो सब विश्वास भाजपा पे करने लगा। दलित और पिछड़ों की बात मैं कह रहा हूं। उस वर्ग के बीच में एक बार सर्वे करवा के भाजपा को देख ले, वो वर्ग कहता रहा है, उनकी पीढ़ियां कहती रही हैं कि कुछ शब्द मुझे खटकते हैं हमारी जाति को लेकर, हमें लेकर एक छोटा दिखाने की कोशिश करती, और ये बात हमेशा होती रही। लेकिन इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी वही चीज दोहराई है। कतई भी, ये समाजवादी पार्टी भी कह रही है और पूरा प्रदेश और देश भी कह रहा है, कतई मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोगों के व्यूज आ रहे हैं वो व्यूज ये आ रहे हैं, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर हिंदुओं की तो बात छोड़िए, नॉन हिंदूज में भी, मुसलमान भी उनका सम्मान करते हैं, वो उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं। हिंदुओं की कोई जाति ऐसी नहीं है जो उनके सम्मान में जरा से भी कमी कर दे। रामचरितमानस को सिर आंखों पर है हिंदुओं की सारी जाति। लेकिन ये शब्द जो है, जो सैकड़ों साल से इस पर सवाल उठते रहे, ये शब्दों का जो प्रेजेंटेशन है, ये हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब उठाई तो उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पे, धार्मिक पिच पे लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये जो जातिगत द्वेष है बहुत पुराना जख्म है, लेकिन ये बात भी सही है कि उस जख्म को कुरेदने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हो सकता है वो पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिकल उनकी नियत हो, ताकि जातियों में बिखराव हो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की उनको आसानी हो। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या उरूज पे है या ऊंचाई पर है, उसने पहला काम यह किया था कि बड़ी मेहनत से और बड़े लंबे और धैर्य के साथ में सनातनियों की सारी जातियों में एकता पैदा की थी। वो जो बिखराव था, जिससे क्षेत्रीय दल पैदा हुए थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई
के नाम पर अपनी राजनीतिक दलों को मजबूत किया था, वो हार गए और कहीं ना कहीं भाजपा बहुत शक्तिशाली तरीके से सत्ता पे आई, क्योंकि उसने ये काम किया था उन जातियों को फिर से वो द्वेष पैदा करने के लिए, पुराने जख्म, उस बात को कुरेदा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की जो मैं लगातार डिबेट करता हूं तमाम चैनलों पर और प्रवक्ताओं को सुनता हूं, टीवी में बयान देखता हूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं, तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भले ही इस मामले को उठाकर एक बार फिर अपना माहौल और जातियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को अपने फेवर में लेने के लिए उस ऐतिहासिक दर्द को, उस ऐतिहासिक जख्म को कुरेद कर फिर से कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ और अगड़े और पिछड़े का माहौल पैदा करने के लिए भले ही कोशिश की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी पार्टी का स्टैंड कहां पर जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब अखिलेश यादव जी ने, एक बात मैं कह दूं, अखिलेश यादव जी ने खुद ये बात स्वीकार कर ली है कि हाँ, स्वामी जी की, ये उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि हाँ हमें क्या कहा जा रहा है। हाँ, उन्होंने कहा उस शब्द को एक बार दोहरा के देखिए, बड़ी तकलीफ देते हैं, तो जब कह ही दिया है तो खुल के आइए और कहिए स्वामी। बिल्कुल सही बात है, खुल के आइए, खुल के आइए। ठीक है, गजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र भाई, कैसे कहेंगे आप उसको? देखिए, अभी हम लोग जी बहुत अच्छी डिबेट किए जी। मैं कहता हूं हमारे देश में संविधान लागू है जी, और सपा के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही प्रारंभ में ही जी कि वी वेयर शूद्रा, अंबेडकर जी को कोट किया उन्होंने जी। अगर अंबेडकर जी को मानते हो तो शूद्र नहीं हो। क्या बात, तो शूद्र किस बात को लिखते हो आज? जी, अंबेडकर का अपमान है। पहला अपमान अंबेडकर का है, इस राष्ट्र के संविधान का है। क्या बात। और स्वामी ने जो किया है, वह चाहता है कि पूरे देश में, पूरे देश के लोग एक साथ लड़े, अच्छा, भिड़े लड़वाने के लिए। और हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि इस देश में लड़ाई हो, झगड़े हो, रोड पर लोग आए, भारत का विकास रुके, उत्तर प्रदेश का विकास रुके। अच्छा, एक तरफ संविधान की बात करते हैं ये, और कहां आते हैं? वेदों पे चले जाते हैं। अरे भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो आपके लिए गीता नहीं है, आपके लिए वेद नहीं है, वो प्रसिद्ध नहीं है। अरे मनु की बात होती है, मनु द्वारा निर्मित, संगठित, व्यवस्थित चीजों पर लगातार अंबेडकर जी ने प्रहार किया। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो उस समय का संविधान था। उन्होंने कहा आज के संविधान से यह देश आज के बाद यहां पर चलेगा। हम बार बार कहां चले जाते हैं? मनु के संविधान पर। अरे भाई, आज देश में संविधान लागू है, भारत का संविधान लागू है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप गर्व से कहो शूद्र हैं, गर्व से कहो ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो राजपूत हैं, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अंबेडकर जी ने जो संविधान में अपने अपर कास्ट बनाया, ओबीसी बनाया, एससी एसटी बनाया, अल्पसंख्यक बनाया। हम चार की बात करते हैं जी। आपको वोट लेने का तरीका जो भी हो, लेकिन मैं सरकार से कहता हूं इस बात के, ये सरकार की नाकामी है कि यह लोग आते हैं भगवान राम के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, इतने योग्य पूरे रामायण को आप आए लेकर पढ़ते हुए तो आपको 16 मात्राएं मिलेंगी, सारी चौपाई। यह इनके स्वामी प्रसाद मौर्य एक पन्ने में लिखा करके दिखा दे कहीं पे चौपाई, 16 मात्राएं आ जाएं। देखिए, जो अपमान हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जहां तक रहा बात, यह देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी जी उत्तर प्रदेश को लगा कि पुनः यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा। जनमानस अपने अपने जगह पे खड़ा हो गया था। अच्छा, लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन यह व्यक्ति जिस दिन आया पार्टी के अंदर जी, उसी दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आने की संभावना खत्म कर दिया। अच्छा, स्वामी मौर्य आ गए तो सभा आते ही देखिए जी, आप अखिलेश जी के बयानों को देखिए, आप उनको जी, अखिलेश जी निरंतर एक बिल्कुल सौम्य रूप में दिखते हैं जी, अपनी बात भी कहते हैं, मुस्कुराते हैं, वहां से निकल जाते हैं, अच्छी बातें भी कहते हैं, कभी कभी बुरी बात भी कहते हैं जी, लेकिन ऐसी बातों को कहने का प्रयास वो कभी नहीं करते। जी बिल्कुल।
यह व्यक्ति आया, सीधा स्टार्ट किया 80-20। अरे भाई 80-20 क्या, समाजवाद में आए हो, विश्व के एक धरोहरवाद के नेता के रूप में तुमको यहां लाया गया है। और दुर्भाग्य था, समाजवाद का दुर्भाग्य था, समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य था, ये पार्टी के अंदर आया। अच्छा, और आज आने के बाद क्या इन्होंने कहा, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहा। यह इस बात को समझ रहे हैं कि हम ऐसे दल या पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आप जो भी कीजिए जी, लेकिन ऐसे चीज को करने का प्रयास न बिल्कुल मत करें आप कि समाज लड़ जाए। अरे कौन सा समाजवाद? समाजवाद तो वह है जहां बड़े और छोटे की भेद खत्म करता है। ऐसी भाषा का कभी भी प्रयोग होना ही नहीं चाहिए समाजवाद में। आप वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेलने चले गए जी, सीधा आउट ही होना है। एक बार आउट वो करा चुका है, दूसरे बार आउट आपको निश्चित रूप से कराएगा यहां पर। क्यों? कि उस आदमी को कोई जानकारी नहीं। ठीक ठीक है। एक वर्ग विशेष की बात करते हैं जी। अरे भाई क्या क्या बोलना छोड़ोगे? संस्कृत बोलना छोड़ दिए, हिंदी बोलना छोड़ दो, अपनी एक भाषा इजाद कर लो। ठीक है। पूरे जीवन काल में आज से स्टार्ट कर लो, एक भाषा बोल नहीं सकते हो तुम। ठीक है, ठीक है। वह भाषा उन लोगों ने ही इजाद किया है जो आज बोलते हो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। नहीं, मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूं आपसे। चलो, देखिए, कभी भी इस बात को समझने का प्रयास किया जाइए कि यहां सरकार से निवेदन है कि अगली बार ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, क्योंकि जनमानस में अब एक आग उगल रही है जी। घटनाएं सड़कों पे होगी, उसका जिम्मेदार ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही है। अच्छा, इस आदमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक। अखिलेश जैसा सौम्य आदमी जी, जो व्यक्ति अपनी बात को धीरे से कहता है जी, सही बात को कहने का प्रयास है। देखिए, जो आपने कहा कि जनगणना जी, जातीय जनगणना, कभी किसी ने इस देश में ऐसी जनगणना की बात नहीं की कि भाई कितने लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं, कितने लोग शैक्षिक रूप से पीछे हैं। जनगणना ये होनी चाहिए जातियों की, जाति जनगणना, हर तरफ जाति जनगणना की बात होती है। आप द्वारा एक बहुत सौम्य बात उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन मॉडल पे बात करते हैं। महोदय, आपके मॉडल की प्रशंसा पूरे देश में होती है, लेकिन जो आपने कहा कि मैंने इतने स्कूल बनाए, आपने 2 स्कूल नहीं बनाए हैं पूरे दिल्ली में। लीजिए, 2 स्कूल नहीं बनाए हैं, नाम ले लीजिए। अभी डिबेट में छोड़ करके चला जाऊं, 2 स्कूल, आप 2 स्कूल का नाम ले लीजिए जी। अभी डिबेट छोड़ दूंगा, 2 स्कूल बता दीजिए जिसका निर्माण आपने किया हो। बता दीजिए 2 स्कूल जी, बताइए बनार भाई। दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं बेचारी भारतीय जनता पार्टी, बहुतों लोगों को पहली बात यह कि मैंने संविधान से आप तक आया हूं, मैं संविधान से आप तक आया हूं, ये जान लीजिए। मैं इस देश में शांति चाहता हूं जैसा आप चाहती है। आप भी सरकार लेकर के चलाई है और शांति से चाहती है कि कहीं कोई दंगा ना हो, कोई विवाद ना हो। आप एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि देश का विकास हो, दंगे ना हो, विवाद ना हो। लेकिन जो आपने कहा कि हमने स्कूल बनाए, स्कूल बनाने के लिए निश्चित तौर से व्यवस्थाएं आपके पास आज भी नहीं है। आज तक आपने 2 स्कूल नहीं बनाए हैं, 2 नाम ले लीजिए। चलिए जवाब ये दूसरा मैं मांग लेता हूं। चलिए इमरान भाई। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। जरा सा हमको ये बता दें कि एक सरकारी स्कूल में कितने कमरे होते हैं? गजब बात है, कमरा बनाने की बात हो रही है। बात सुन लीजिए, कमरे बनाने की बात हो रही है। सुनिए, एक सरकारी स्कूल में उत्तर प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं बार-बार पूछ रहा हूं, उसका जवाब वही चीज जो आपने किया। एक अपडेशन, हमने 2 रूम जोड़ दिया, हमने रूम में फॉल सीलिंग करा दी, हमने यहाँ पे पत्थर लगा दिए। महोदय, विद्यालय बनाने की बात कीजिए, कोई विद्यालय नहीं। निरंतर बोल रहे थे, मैं मुस्कुरा के सुन रहा था, मैं जवाब दे रहा हूं तो आप इधर-उधर भाग रहे हैं। बोलिए। मैं नहीं भाग रहा, फिर आप स्वस्थ बहस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं। बोलिए। गौरव जी, अब मैं आपसे मुखातिब हूं और इनके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। बिल्कुल इनको जवाब लेना चाहिए। बोलिए। एक जो सरकारी स्कूल प्राइमरी स्तर का उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, उसमें 5 कमरे होते हैं, 5 से 6 कमरे होते हैं जी। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली के अंदर आई है,
जी, हमने 56,000 नए कमरे बनाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है क्योंकि भाजपा ने लगातार, अब सुन लीजिए पहली बात, स्कूल की बात कीजिए, कितने स्कूल बनाए आपने? शुरू कर देंगे। कितने स्कूल बनाए आपने? दिल्ली की कितने स्कूल बनाए आपने? पता है जी, कितने स्कूल बनाए? भौगोलिक व्यवस्था के बारे में पता है आपको? ऐसा है, सुनिए, दिल्ली की यूनिवर्सिटी भौगोलिक का पास व्यवस्था आउट के बारे में आपको पता हमें है? दिल्ली में समझाइए। सुन लीजिए, आप दिल्ली में समझाएं, आप बात कर लूं। दिल्ली समझाने की बात नहीं आपके लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए, इतने बेवकूफ लोगों को आप बिठाएंगे तो आगे मैं नहीं बैठ पाऊंगा। देखिए ऐसा है इस तरह के पैनल में नहीं बैठता। आप डिबेट गौरव भाई चाहते नहीं करना। सुन लीजिए, इस तरह के अगर एकदम बेअक्ल लोगों को आप मेरे सामने बेअक्ल बिठाएंगे, आप मैं नहीं बैठूंगा। बेअक्ल आप हो। जवाब में क्या प्रस्ताव, हमारा क्या प्रस्ताव, जिनके हमारा क्या प्रस्ताव आपसे? ऐसे दो लोग स्कूल का नाम बता दीजिए आप। बारी बारी से दो स्कूल नाम बताइए। जवाब भाजपा दो स्कूल पूछ रहा हूँ भाई, बात कर दो स्कूल पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं 20 स्कूल दिखाऊंगा आपको। दो स्कूल नहीं बता सकते हो टीवी पर, दिखाता हूँ, दो स्कूल नहीं बता सकते हो। और ये बहस वाली बात, बिला वजह की बहस ऐसी करना। बातें कर रहे हैं एक तरफ आप इल्जाम लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाने में घोटाला कर दिया। अच्छा। अब स्कूल भी नहीं बनाए, घोटाला भी कर दिया, तो दोनों में तय कर लीजिए, घोटाले वाली बात सही है, स्कूल बनाने वाली बात सही है। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता जी ये बोल रहे हैं, घोषित प्रवक्ता है, ऐसे ही करो। जो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित और भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले ये प्रवक्ता जी बोल रहे हैं। टुकड़ों पे पलने वाले, टुकड़ों पे पलने वाले तो आप लोग हो भाई। अरे भाई स्वस्थ बहस करिए भाई, स्वस्थ बहस पहली बात देखिए, टुकड़े पे पलने वाले तो आप लोग हो। जी आते हैं, उनके ज्यादा आगे बढ़ जाएगा इसके बाद कोई सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जाहिर करती हैं। अरे ले जाइए, दिखा दीजिए वजीफे पे ये पल सरकारी स्कूल में देखा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासित किसी राज्य में नरेंद्र मोदी जी नहीं लेके जाते हैं जहां से इनको वजीफा मिलता है। दिखाने के लिए, देश का गौरव बचाने के लिए अगर कोई स्कूल दिखता है तो वो आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर दिखता है, जिसको दिखाया जाता है और जिसकी प्रशंसा अमेरिका में होती है, दुनिया के दूसरे देशों में भी होती है। तो आप बताएं, दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, अभी एक साथी ने सवाल किया था कि सत्येंद्र जैन का कौन सा मॉडल है। अरे सत्येंद्र जैन का वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है जिसकी आज की तारीफ आज वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल ने तभी आप नरेंद्र मोदी सत्येंद्र जैन का मॉडल दुनिया जानती है। अरे आप एक बात मेरी बात सुन लो, आप सत्येंद्र जैन के मॉडल की बात करते हो, आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, आपका केजरीवाल इतना बदतमीज आदमी है, कोरोना के कालखंड में अमित शाह से मदद मांगता है। मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या हो गया दिल्ली में नाविर भाई? यही स्थिति हमारे देश की राजनीति की, आप बोलते हो यही स्थिति देश की राजनीति की है कि मुद्दा क्या होता है, चला कहाँ जाता है। टीवी में चले आते हो तुम। अरे भाई बंधु भाई मर्यादित रहिए, बंधु भाई मर्यादित रहिए, बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। अरे देखिए, प्रधानमंत्री याचिका करते हो, तुम्हारा वो प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी है वो। अरे बंधु जी का इलाज करा तो भाई बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है बेचारे, कुछ मानसिक बीमारी है, तुम्हारा मॉडल कौन सा है? तुम्हारे पंजाब के मुख्यमंत्री शराब पीते हैं, पाए जाते हैं, मॉडल न बताओ। अरे भाई जेलों में सत्येंद्र जैन क्या करते हैं? ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे नाविर भाई बोल रहे हैं, बंधु भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, रोगियों के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दीजिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर लीजिए। दिल्ली संभाली नहीं जाती है, खाली बेवकूफ बनाते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे कौन सा मॉडल है, ठीक है ठीक है, कौन सा मॉडल चलता है। रविंद्र भाई बोले, रविंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा शायद सब्जी बेचने आया है, सब सुंदर सब शरीरा। ठीक है बंधु भाई, सुनना सुनो बंधु भाई, नाविर भाई कुछ बोलना आपके लिए। बंधु भाई हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं होगा। बंधु भाई प्लीज, बंधु भाई प्लीज प्लीज बोलिए। नाविर भाई कुछ बोल रहे थे आप, नाविर भाई बोलिए। अरे गौरव भाई इनका इलाज के लिए दिल्ली भेजिए, बहुत बीमार है बेचारे, इलाज कराता हूँ। आप मेरा इलाज मत कराइए, आप परम आदरणीय नरेंद्र मोदी का नाम इज्जत करिए, नहीं तो आपका इलाज हो जाएगा। मुझे मालूम है सत्येंद्र मॉडल जेल में चले जाइए, व्यवस्था
अरे इनका इलाज कराइए गौरव भाई, बहुत बीमार है। रमन भाई इनका इलाज कराते हैं अच्छे अस्पताल में। रमन भाई बोलिए, इलाज करेंगे। ठीक है रमन भाई बोलिए। अभी जो पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, रमन भाई कोई मतलब नहीं, ऐसा गला फाड़ फाड़ चिल्लाने कोई मतलब नहीं, ये गला फाड़ फाड़ चिल्लाने कोई मतलब नहीं है। बारी बारी बोलिए, डिबेट खराब मत करिए। ऐसे डिबेट बारी बारी बोलिए, रमन भाई बोलिए, समय का बोलिए। वो वैसे तो मेरा विषय नहीं था, लेकिन आपके प्रवक्ता उसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं दे देता हूं, क्योंकि मैं संबंधित हूं। जी दिल्ली सरकार ने स्कूलों के बारे में तो अलग कर दे, जी एक नया विश्वविद्यालय खोला है जी, उसका नाम है दिल्ली स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। क्या बात है। जिसका मुख्यालय कालकाजी में है जी, और 16 ब्रांचेज हैं। उसके एक ब्रांच में मेरा बेटा जी असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरे तो उनको तो बोलिए, ये तो एक स्कूल की बात पूछ रहे थे, जी। लेकिन आपके प्रवक्ता नहीं दे पाए बात। जी उनको पता नहीं मालूम रहे तब ना। अभी ये चुप रहे, सुन ले, मैंने धैर्य से सुना था, सुन ले। दूसरा उत्तर इन्होंने कहा, जब जवाब देना शुरू किया गया गौरव भाई, जवाब देना शुरू किया गया तो चिल्लाना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी तो जब बाबा साहब अम्बेडकर की और पुस्तक को भारतीय जनता पढ़ते पार्टी के प्रवक्ता ऐसे चिल्ला रहे जैसे सब्जी बेच रहे हैं मार्केट में, मछली बाजार में उन्होंने बैठे हुए हैं। साफ कह दिया था कि जो शूद्र लोग थे, इलाज कराइए पहले, कोई डिबेट हो पाएगी पहले तो इनका इलाज। जो शूद्र लोग थे, बारी बारी बोलिए, समय का बारी बारी आखिरी स्टेटमेंट दीजिए भाई। बोलिए जो शूद्र लोग थे वह क्षत्रिय लोग थे। तो हमारी स्टडी में, मतलब बाबा साहब की स्टडी में आता है कि 3 वर्ण थे जी, बाद में क्षत्रिय वर्ण के कुछ लोग जी, जिनका क्या कहा जाता, ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार नहीं किया, हाँ। वो शूद्र कहलाए, ऐसा करके बाबा साहब ने, आदरणीय बाबा साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये 2 प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। जी। तीसरा प्रश्न हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा जी, वो धर्मवाद का भी बात कर रहे थे और समाजवाद का भी बात कर रहे थे। जी। तो सर्वप्रथम जितने भी हमारे आदर्श हैं, भगवान राम से लेके अन्य भगवानों तक, जी, किसी का नाम भी उन्होंने सम्मान से नहीं लिया। जी, अरे आप मेरी बात पहला विषय ये है। जी, बोल लेंगे, आप बाद में बोल लीजिएगा, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। जी, अब वो मॉडल की बात बोल रहे थे कि बहुत सारे मॉडलों की बात पूछ रहे थे। जी, तो अगर मॉडल की बात बोलेंगे तो माल्या मॉडल भी आएगा, नीरव मोदी मॉडल भी आएगा, अभी अडानी मॉडल भी आएगा, मॉडल आ गया। और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र मोदी मॉडल भी आएगा। अच्छा, जिसके तहत हमारे ऊपर जी, भारत के 130 करोड़ जनता के, हर जनता के ऊपर लगभग 1,000 रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का उधार है। अच्छा, उस उधार को चुकाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 कंपनियां बनाई हैं, जो रेलवे की जमीन बेचेगी, अच्छा, पीएसयूज की जमीन बेचेगी, डिफेंस की जमीन बेच के उस कर्जों को अदा करने का प्रयास करेगा। तो उन मॉडलों की भी बात होगी, अच्छा, अगर मॉडल की बात करेंगे। लेकिन ये सब विषय हम लोग जो क्या कर रहे हैं, जनता से हट के अलग विषय कर दिया। डिबेट का विषय दूसरा था। डिबेट का विषय दूसरा था। डिबेट का विषय दूसरा था कि समाजवादी पार्टी ने शूद्र क्यों कहा, तो शूद्र क्यों कहा, मैंने इसको परिभाषित कर दिया था। मैं अभी भी कहता हूं, मैं भी शूद्र हूं, मैं अभी भी शूद्र हूं, क्योंकि मैं वो वाला काम कर रहा हूं जो जिस हिसाब से यजुर्वेद ने हमको परिभाषित किया हुआ है जी। तो इसलिए इसमें शर्म की कोई सी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं सेना में चला गया होता तो मैं कहता कि मैं क्षत्रिय हूं। अच्छा, तो ये कोई विषय नहीं है। अब ये बात आती है कि श्री रामचरितमानस जी की। जी, श्री रामचरितमानस जी जब लिखा गया था जी, तो अवधी भाषा में लिखा गया था जी। अवधी केवल बोलने की भाषा है, लिखने की भाषा नहीं है। पहला ही काव्य था वो, या पहला ही ग्रंथ था जो महाग्रंथ का रूप ले चुका है जी। उस समय तक हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई थी जी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी जी। तो अब जो लोग श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ के जी, उसको हिंदी भाषा के चश्मे से देखते हैं, वह किसी प्रकार से उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो भी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, जो भी ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए हैं, अपभ्रंश में लिखे गए हैं, उसको हिंदी के हिसाब से हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। समय कम है। इमरान भाई अपनी फाइनल कमेंट दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप बहुत देर से, बोलिए।
देखिए गौरव भाई, कुल मिलाकर इस तरह की बहस से ना तो जनता का कोई फायदा होना है, ना देश की राजनीति का कोई फायदा होना है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है, और इसी जैसे मैं कह रहा हूं, जब देश में इस तरह का राजनीतिक विमर्श चल रहा हो तो आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत इस वजह से हो जाती है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में आम आदमी पार्टी ही इकलौती वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात भी करती है और काम भी करती है, और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को इस बात के लिए मजबूर भी करती है कि वो झूठ ही सही लेकिन मुद्दों की पर बात करें, मुद्दों पर काम करने का दिखावा तो कम से कम करें ही सही। आम आदमी पार्टी स्कूलों पर काम करेगी, आम आदमी पार्टी अस्पतालों पर काम करेगी, और इसी तरह के मुद्दों पर काम करके आम आदमी पार्टी ने अब राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है। और ऐसे ही काम करके, इसी तरीके से काम करके आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पटल पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरेगी। वो दिन बहुत करीब है जब पूरे देश की जनता का विश्वास और उम्मीद आम आदमी पार्टी को मिलेगी और आम आदमी पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में स्थापित होगी। भाई कुछ बोल रहे थे आप जी? हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो जाति का मुद्दा हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि ये पॉलिटिकल माहौल में या ये राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के जो भी सत्ता में है या सत्ता में आना चाहते हैं, वो इस तरह के मुद्दे उठा के आम जनता की जरूरतों की बात को कहीं ना कहीं ढक दिया जाता है। और एक बात जो बात नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसी बातें होती रही जो विषय से अलग थी। आपने जो विषय होता है रामचरितमानस की बात उठाई, उसके ऊपर तमाम लोगों ने अपनी बात की। यहाँ पर कौन शूद्र है ये बात नहीं हो रही थी। आपका मुद्दा जो ये था कि वो एक जो चौपाई के जो शब्द है, वो अगर उसके ऊपर सवाल उठाने की बात है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो साथी ने भी कही, बड़ी तारीफ की। अच्छी बात है कि उन्होंने विपक्षी दल के नेता की 3 बार तारीफ की। अखिलेश यादव जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सौम्य है, और समाजवादी पार्टी के साथी तो बात करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर करें कि अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को अब बाकायदा अपने हाथ में ले लिया है, और उन्होंने 3 बयान दिए जिसमें साफ तौर से कहा कि हाँ, ये चौपाई को दोहरा के देखिए, आप दोहराओगे तो हिम्मत नहीं होगी आप इसको दोहराने की। शूद्रों के बारे में जो कहा गया, जो लिखा गया है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सवाल उठना चाहिए, मैं ये भी चाहता हूँ कि इस तरह की डिबेट भी नहीं होना चाहिए। आम उत्तर प्रदेश का साथी ये चाहता है कि ये सब बातें नहीं होना चाहिए, ये विवादित बातें, विवादों को पैदा करना। लेकिन ये बात सही जी, यादव जी ने अप्रत्यक्ष रूप से साफ तौर से 3 बयानों में कह दिया है, इस पर आपत्ति जता दी। आप अगर बयान देखेंगे तो ये बात सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इनाम दे दिया चंद दिनों के बाद में। उन्होंने उस बात को दोहराया, उसकी निंदा कतई नहीं की। भारतीय समाजवादी पार्टी इसी स्टैंड को लेकर और जाति और धर्म का माहौल पैदा होने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल। इस मुद्दे के अलावा विकास की बातें उत्तर प्रदेश की जनता शायद सुनना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जीत और हार किसी सब मुद्दों पर होती है। ये दुर्भाग्य है। ठीक है नामिर भाई, ठीक है। गजेंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप जी? नहीं, मैं तो यह कह रहा था, आपने वो अभी कहा कि अखिलेश यादव जी अब इस बात को अपने हाथ में ले लिए जी। एक उसी पर बात स्टार्ट भी हुई है जी। एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है जी कि मैं भी शूद्र हूं जी। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कर्म आधारित व्यवस्था पर इस देश को चलना या तो चलाया जाए या संविधान पे चलाया जाए। यह निर्णय यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता जी को अखिलेश जी से जाकर के पूछना पड़ेगा। अच्छा, कि जो मैं आया हूं कह के उस पर रहना है या संविधान पे चलना है। क्या बात? संविधान पे कहीं बाबा साहब ने संविधान के अंदर किसी शूद्र की बात नहीं की है जी। तो अपमानित मत कीजिए संविधान को आप। ठीक है भाई। मेन बात यह है कि संविधान अपमानित हो रहा है बार बार, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, माने विचार विमर्श किस बात पे हो रही है, कहाँ बात होनी है। ठीक है, तो किसी को कुछ भी कह देना, समझ में नहीं आता तो कुछ भी कह दीजिए आप। मैंने शुरुआती दौर में कह दिया था कि देश संविधान से चलेगा। किसी भाई अगर देश संविधान से चलेगा महोदय, अगर देश संविधान से चलेगा तो बैनर की जरूरत नहीं है। तो मुझे इनके सलाह की आवश्यकता नहीं है। अरे सलाह की आवश्यकता बहुत है, मेरे पास खुद भी सलाह की आवश्यकता मैं भी लेकर के जनता हूँ। जनता की बातें की अगर आपको आवश्यकता नहीं है, आपको जनता की बात की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भाई अगर आपको जनता की बात की आवश्यकता है, बहुत अच्छी बात है। आपको जनता नहीं है, दिल्ली सरकार ने क्या किया तो हमको क्या सलाह देंगे? देखिए मैं केवल यही झूठे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमको क्या सलाह देंगे? लेखक थे जी, उन्होंने तिरुगमन रामायण में लिखा था जी कि
श्री हनुमान और भारत का लोकतंत्र गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक। जिन्होंने यह अमर्यादित टिप्पणी की है, देखिए उनका तो पतन सुनिश्चित है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी राम राज्य की नीति से उत्प्रेरित थे और हमारा देश संविधान चलेगा, कोई जाति धर्म से नहीं चलेगा। और आपको एक चीज बता दूं, भारत एक देश है और आपने मॉडल की बात की, धारा 370 खत्म हुआ, ये हमारा मॉडल है। अच्छा, अभी 2024 में भव्य राम मंदिर स्थापित होगा, ये हमारा मॉडल है। और देश 2024 में देखेगा जब भारत महिमा मंडन 5वीं अर्थव्यवस्था जब तीसरी और दूसरी अर्थव्यवस्था होंगे, वो हमारा मॉडल होगा। और आप सभी कार्यक्रम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि जो जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणी हो रही है, इसके अलावा जातिगत जनगणना की बात चल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुद्दा आखिर है क्या? क्या मुद्दा जातिगत जनगणना का है तो उस मुद्दे पर आए, रामचरितमानस की चौपाइयों को संशोधन का मुद्दा है तो केवल उस मुद्दे पर है, और वास्तव में अगर यहाँ मुद्दा गर्व से कहो हम शूद्र वाला है तो उस मुद्दे पे आए। पर समस्या है सबसे बड़ी ये है कि मुद्दा अभी डिसाइड ही नहीं हो पाया है कि हमको मुद्दे पर रहना कहाँ पर है, किस मुद्दे पर रहना है और किस मुद्दे पर राजनीति करनी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मुद्दे अगर चाहिए तो वो जनता के मुद्दे उठाइए धरातल पर और संघर्ष करिए उसी मुद्दों के लिए। कि जनता का सीधा कहना है कि हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, हमें नहीं चाहिए धार्मिक बयान, धार्मिक बयान, धार्मिक बयान। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।